भारत पर अंदर की खबर। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत। रात के 8 बज गए हैं, वक्त हो गया है अंदर की खबर का। अंदर की खबर में मैं हूं आपके साथ सलोनी श्रीवास्तव विजमेरा। आज अंदर की खबर बात खतरनाक खुरासान की करेंगे। आईएसआईएस का वो हिस्सा जो भारत में लोगों को अपने झांसे में लेने की कोशिश कर रहा है, उन्हें दहलाने की कोशिश कर रहा है, उसी से जुड़ी बड़ी जानकारी आज अंदर की खबर में कई खुलासों के साथ होगी। परत आपको बताएंगे कि कैसे भारत में अलग अलग जगह नेटवर्क फैलाने की कोशिश कर रहा है आईएसकेपी यानी कि खुरासान, और इससे जुड़ी तमाम जानकारी आपके सामने रखेंगे। लेकिन पहले एक्सक्लूसिव स्टोरीज क्या रहने वाली हैं आज अंदर की खबर में आपको बता देते हैं। सबसे पहली एक्सक्लूसिव स्टोरी होगी खुरासान की एंट्री। खतरे की घंटी बज गई है खुरासान की एंट्री के साथ। कहां किस तरह से फैलने की कोशिश कर रहे हैं खुरासान के आतंकी, कैसे लोगों को बरगला रहे हैं, ये आपको बताएंगे। अगली एक्सक्लूसिव स्टोरी आपके सामने रखे मोहब्बत। पूरे देश में धर्मांतरण का जाल फैला हुआ, मोहब्बत के झांसे में फैलाकर 87,000 कत्ल। हर बार जब महिला विश्वास करती तो हश्र क्या होता है, ये आज हम आपको बताने वाले हैं, उससे जुड़ी जानकारी देने वाले हैं। अगली एक्सक्लूसिव स्टोरी, तीसरी बड़ी खबर आज क्या रहने वाली है। पहले ब्रेन वॉश और फिर ब्लैकमेलिंग का जाल, कैसे नौजवानों को अपने ब्रेन वॉश करके अपने हथकंडे अपना रहा है ये धर्मांतरण का पूरा जाल, ये भी आपको बताएंगे। और चौथी अहम खबर एक्सक्लूसिव स्टोरी आपके लिए क्या रहने वाली है वो अब आपके सामने रख देते हैं। लॉरेंस रोजगार बांट रहा है और ये धंधा गैंग वॉर का है। कैसे लॉरेंस तो जेल में बंद है, ये खुलासा भी अंदर की खबर में आज करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले बात आईएसआईएस के फैलते जाल की करेंगे। आईएसकेपी क्या है आप ये सोच रहे होंगे। सबसे पहले ये आपको बता देते हैं कि इस्लामिक स्टेट ऑफ खरसान यानी प्रोविंस, ये वो है वो जो आईएसआईएस का हिस्सा है और भारत में जिहाद के जरिए लोगों की तह तक जाने की कोशिश कर रहा है। ये अब आपको बताने जा रहे हैं आईएसकेपी का जिहादी जाल क्या है। समझिए, आईएसआईएस का हिस्सा है, उसी का एक हिस्सा है। 20 मॉड्यूल है आईएसआईएस के, उनमें से एक है आईएसकेपी यानी इस्लामिक स्टेट ऑफ खरसान प्रोविंस। ये खरसान क्या है आपको बता दें। खरसान शब्द का अर्थ है कि जहां से सूरज उगता है, और ये आईएसकेपी ये समझता है कि पूरी दुनिया, क्योंकि सूरज तो हर किसी के लिए उगता है, पूरी दुनिया पर उसका कब्जा होना चाहिए, और इसी को लेकर 2012 में इसकी शुरुआत की गई थी। आपको बता रहे हैं आईएसकेपी शुरू कब हुआ था, 2014 में। ये सीरिया और इराक में फैला और धीरे धीरे अब ये तमाम अपनी जड़ें फैलाना चाहता है देशों में। पाकिस्तान अफगानिस्तान से आतंकी इसे चलाते हैं, वहीं के रिक्रूटर्स इन्हें रखते हैं, और अफगानिस्तान के नंगरहार में इसका हेडक्वार्टर है, वहां से ही ऑपरेट होता है ये। इसके अलावा खुरासान राज्य स्थापना ही मकसद है, और उसके अलावा पूरी दुनिया में अपना कब्जा चाहता है आईएसकेपी। और यही वजह है कि नेक्सस फैलाने की कोशिश की जा रही थी। भारत में भी यहाँ पर अलग अलग जगहों पर लोगों को अपने साथ शामिल करने की कोशिश हो रही थी। कैसे यहाँ पर जड़ें खोदने की कोशिश हो रही है भारत की। क्या था आईएसकेपी का भारत मॉड्यूल, अंदर की खबर में इस रिपोर्ट के जरिए आपके सामने रखने जा रहे हैं। वो बेहद खतरनाक है, वो अमन का दुश्मन है, उसका मकसद है दुनिया में इस्लामिक परचम लहराना। वो भारत को भी दहलाना चाहता है। नाम है आईएसकेपी यानी इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान प्रोविंस। गुजरात एटीएस ने हिंदुस्तान में आईएसकेपी मॉड्यूल का भांडाफोड़ किया है। एक महिला समेत 4 खतरनाक आतंकियों को दबोच लिया है। ये गुजरात में क्या कर रहे थे, क्या था इनका प्लान, अंदर की खबर में आज हम इससे पर्दा उठाएंगे। एक एक करके इनके पूरे नेटवर्क के राज खोलेंगे। इन आतंकियों के इरादे भारत को दहलाने के थे। लेकिन पहले आपको गुजरात एटीएस के एक्शन की जानकारी दे देते हैं। एटीएस ने एक महिला समेत 4 आतंकियों को दबोचा है। सुमेरा बानो को सूरत से गिरफ्तार किया गया है। उबैद नासिर मीर, हनान हयात शौल, हाजिम शाह को पोरबंदर से पकड़ा है। ये चारों लोग आतंकी संगठन आईएसकेपी से जुड़े हुए हैं। अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अलग अलग आउटफिट्स भी होते हैं। ये एक इंटरनेशनली नोन प्रोस्क्राइब्ड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें कुछ है। चारों
आतंकियों के पास से आईएसकेपी के साहित्य, ऑडियो क्लिप, हथियार, मोबाइल बरामद हुए हैं। अंदर की खबर है कि चारों लोग कट्टरपंथी अबू हमजा के संपर्क में थे। विदेश में बैठे हैंडलर ने ही इन लोगों को आईएसकेपी से जोड़ा और आतंकी बनने के लिए तैयार किया। भारत के खिलाफ ये कितनी बड़ी साजिश थी, कैसा खतरनाक प्लान बनाया जा रहा था, सरकार ने इसकी तह तक जाने के आदेश दे दिए हैं। एटीएस की टीम, सूरत क्राइम ब्रांच, गुजरात पुलिस आतंकवादी मंसूबों को तोड़ती आई है और आने वाले दिनों में भी इसी प्रकार से कामगिरी करेंगे। इस आतंकी नेटवर्क का एक सदस्य जुबैर अहमद मुंशी अभी फरार चल रहा है, जिसकी तलाश में एटीएस जगह जगह छापेमारी कर रही है। सूत्रों का कहना है कि एटीएस के हत्थे चढ़ी सुमेरा बानो बेहद खतरनाक है। वो काफी समय से आईएस के मॉड्यूल पर काम कर रही थी। लव जिहाद के लिए 16 से 18 साल के लड़कों को तैयार कर रही थी। माना जा रहा है कि केरल में जैसे आईएस का नेटवर्क फैला था, वैसे ही दूसरे राज्यों में ये लोग आईएसकेपी का नेटवर्क फैलाना चाहते थे। लेकिन गुजरात एटीएस की सजगता से इनके नापाक मंसूबे अधूरे रह गए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो खुलासा हो गया और समझ में आ गया, लेकिन आईएसकेपी कितना खतरनाक है जरा ये अब आपको बता देते हैं। बड़ी घटनाएं अब तक कर चुका है आईएसकेपी, इनकी जिम्मेदारी ले चुका है। 2017 में पेशावर अटैक हुआ था, उसमें 100 लोगों की मौत हो गई थी। बड़ा हमला, आत्मघाती हमला हुआ था। 2018 में जलालाबाद में, अफगानिस्तान के जलालाबाद में आत्मघाती हमला हुआ और 20 लोगों की मौत हो गई। इसके अलावा 2019 का आंकड़ा आपके सामने रख रहे हैं, जब काबुल सैन्य अकेडमी पर हमला कर दिया। सोचिए, जो सैन्य अकेडमी उसको निशाना बनाया गया। 2020 में काबुल यूनिवर्सिटी दहल गई थी, 19 छात्रों की मौत हुई थी, वहां पर हमला किया गया। 2021 काबुल एयरपोर्ट पर अटैक किया गया, आपको याद होगा, और 90 लोगों की मौत। इसमें विदेशी नागरिक, अमेरिकी सैनिक भी शामिल थे। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। इसके अलावा किस तरह से अब प्लान बनाया था भारत को दहलाने का, भारत को दहलाने की साजिश रची जा रही थी, जिसको डिकोड कर लिया गया है। पोरबंदर से देखिए, नाव में सवार होकर ईरान जाने की तैयारी थी। नाव से, समुद्री रास्ते से सवार होकर ये समुद्री शेड्यूल बनाया गया था। यहाँ ईरान में जाने की तैयारी थी और वहां ईरान के रास्ते कहां पहुंचते, अफगानिस्तान पहुंचते। जहां जो लोग यहाँ रिक्रूट हो रहे थे भारत में, उन्हें अफगानिस्तान ले जाने की तैयारी थी। अफगानिस्तान में आतंकी ट्रेनिंग कैंप बनाया गया था, जहां एक एक चीज सिखाई जाती, समझाई जाती और इन लोगों का ब्रेन वॉश करके बिल्कुल उसी तरह ढाल दिया जाता जैसे आईएस के आतंकी होते हैं, यानी कि कट्टर दिमाग वाले। और उसी रास्ते पर इन युवाओं को ले जाने के लिए बकायदा रिक्रूटमेंट का काम भारत में चल रहा था, जिसका खुलासा कर दिया गया है। और अब गुजरात एटीएस इसके जो और कनेक्शंस है, जो नेक्सस है, उसकी तह तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। देखिए, अफगानिस्तान में जो आतंकी कैंप रहता, वहां पर महीनों की ट्रेनिंग होती और वापस फिर से इसी समुद्री रास्ते से भारत लाया जाता और उसके बाद यहां पर दहशतगर्दी अंजाम देने की कोशिश करने वाले थे ये आतंकी। लेकिन उससे पहले ही सुरक्षा बलों ने, एटीएस ने ये बड़ी सफलता हासिल की, खुलासा किया और अब अलग अलग शहरों में कैसे छिपे बैठे हैं ये, इन तक पहुंचने की कोशिश तेज होने वाली है। बड़ी बात यही है कि खुलासा हो चुका है। आगे बढ़ते अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर पंजाब से, दिखाते हैं आपको लूट की एक तस्वीर। और चलिए, पंजाब के लुधियाना से आपको एक बड़ी लूट की खबर अब अंदर की खबर में बताने जा रहे हैं। किस तरह से इस लूट की घटना को अंजाम दिया गया, आप जानेंगे तो चौंक जाएंगे, हैरान रह जाएंगे, क्योंकि आज के दौर में जब सीसीटीवी से निगरानी होती है, सिक्योरिटी सिस्टम होता है, तब इस घटना को कैसे लुटेरों ने अंजाम दिया। 8 से 10 इनकी संख्या बताई जा रही है। ये जो आप कंपनी देख रहे हैं, दरअसल जब भी आप एटीएम जाते होंगे, आपने देखा होगा कि एक कैश वैन आती है जो एटीएम में पैसे भरती है, और इस कैश वैन का भी एक कंपनी को ठेका मिलता है, जहां पर तमाम कैश वैन्स खड़ी होती है और जो बैंक से पैसे ले जाकर एटीएम्स में रिफिल करती हैं। ऐसी ही एक कंपनी को इन लुटेरों ने निशाना बनाया, पूरी प्लानिंग की और प्लानिंग के तहत किस तरह से घटना को अंजाम दिया गया है, अगली तस्वीर जो हम आपके सामने रख रहे हैं उसके जरिए समझाएंगे।
देखिए हम पहुंच चुके हैं कंपनी के अंदर और ऐसा ही नजारा था। वक्त हो रहा था करीब 1:30 से 2 बजे रात का। रात के अंधेरे में जब गार्ड्स तैनात थे तब बदमाश ये पहुंचते हैं। ये काफी संख्या में थे। इन्होंने अलग अलग इलाकों में अपने लोगों को, किसी को गेट पर, किसी को सिक्योरिटी एंट्रेंस के दरवाजे पर, तो किसी को बाहर निगरानी रखने के लिए तैनात किया था। और अंदर पहुंचने वाले ये बदमाश सबसे पहले क्या करते हैं देखिए आप। यहाँ पर सबसे पहले ये सीसीटीवी तोड़ते हैं क्योंकि ये चाहते थे कि इनकी पहचान ना हो पाए। पूरी सावधानी बरत रहे थे ये बदमाश। इन्होंने सीसीटीवी तोड़ा और उसके बाद क्या किया आपको बताते हैं अगली तस्वीर के जरिए। और देखिए अब यहाँ पर आप पहुंच चुके हैं अंदर के कमरे में, जहां पे आप देख पा रहे हैं कि बंदूक की नोक पर ये बदमाश क्या कर रहे हैं। बंदूक की नोक पर इन्होंने जो 5 गार्ड्स वहां तैनात थे सुरक्षा के लिए, क्योंकि कैश भारी मात्रा में यहां होता था, ऐसे में इन गार्ड्स को बंदूक की नोक पर पहले बंधक बनाकर देखिए अंदर के कमरे में बंद कर दिया। इनके मोबाइल फोन तोड़ दिए जिससे ये किसी से संपर्क ना कर पाए, ये बता ना पाए कि यहाँ पर लूट की घटना को अंजाम दिया जा रहा है। उसके बाद कैसे ये बदमाश फरार होते हैं अगली तस्वीर में आपको दिखाते हैं। और देखिए अगली तस्वीर आप देख पा रहे हैं, ये बंदूक की नोक पर बदमाश बैठते हैं उसी कैश वैन में और इसे लेकर फरार हो जाते हैं। बताया जा रहा है 10 करोड़ इसमें कैश था। इस कैश वैन को बरामद कर लिया है पंजाब पुलिस ने और इसमें 4 करोड़ कैश मिला, यानी 6 करोड़ की लूट की वारदात को अंजाम दिया इन बदमाशों ने। हालांकि मामले में अभी भी जांच जारी है। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करेंगे। आगे बढ़ते, विश्वास तोड़कर आजकल रिश्तों को ताक पर रखने की खबरें आम हो गई। सिर्फ फिरोग की सनक खत्म नहीं हो रही। आए दिन इस तरह की खबरें हम बता रहे हैं आपको। दिल्ली के श्रद्धा वालकर केस से आप उबरे नहीं कि मुंबई का मामला सामने आया। मुंबई के मामले ने भी सबको हैरान कर दिया क्योंकि यहां भी एक महिला थी जिसने एक व्यक्ति पर आंख बंद करके विश्वास किया, उस पर भरोसा किया और उसके कहे अनुसार चलती रही। लेकिन लिव इन पार्टनर ने आखिर क्यों विश्वासघात का रास्ता चुना, क्यों ये बार बार हो रहा है, अंदर की खबर में अब आपको बताने जा रहे हैं इस रिपोर्ट के साथ। प्रेम का जाल या फांसी का फंदा, दम तोड़ती मोहब्बत, साइको लव के सर चढ़ा सिर फिरा खून। 7 जून को आम दिनों की तरह मुंबई के मीरा रोड इलाके में सीटी बजी। सीटी कुकर की, लेकिन उस कुकर में जो पक रहा था वो जानकर सब हैरान रह गए, रोंगटे खड़े हो गए। आरोप है कि 56 साल के मनोज साने ने उसके साथ लिव इन में रह रही 32 साल की सरस्वती वैद्य की 3 जून को बेरहमी से हत्या की। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने कटर से सरस्वती के टुकड़े किए, फिर उन टुकड़ों को कुकर में उबाल दिया। अपनी प्रेमिका के मांस को आरोपी ने 4 दिनों तक कुत्तों का भोजन बना दिया। जब पड़ोसियों को बू आने लगी तो जो कुछ 7 मंजिल के उस फ्लैट का दरवाजा खोलते ही मिला, उसे देखकर सब सन्न रह गए। बात नहीं हुई और स्माइल करती थी तो मैं पूछती भाभी ठीक हो, बस। आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन वो जो भी बयान दे रहा है वो पुलिस की थ्योरी से बिल्कुल अलग है। वो बार बार अपने बयान बदल रहा है। अंदर की खबर में आज परत दर परत पड़ताल करेंगे आरोपी के उन दावों की, उन कहानियों की जो वो पुलिस के सामने पेश कर रहा है। थ्योरी नंबर 1, आरोपी मनोज का दावा है 3 जून को सरस्वती ने सुसाइड कर लिया था। सरस्वती की मौत से वो डर गया था, इसलिए उसने उसके शरीर को ठिकाने लगाने का फैसला किया। जबकि पुलिस का कहना है कि शुरुआत में आरोपी ने कहा था कि सरस्वती लापता है और अब उसने बयान बदल दिया। थ्योरी नंबर 2, मनोज की एक थ्योरी ये भी है कि वो HIV पॉजिटिव है, इस वजह से उसने कभी सरस्वती के साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाए। वहीं पुलिस का मानना है कि जांच को भटकाने के लिए आरोपी इस तरह की मनगढ़ंत थ्योरी ला रहा है। थ्योरी नंबर 3, सरस्वती वैद्य अनाथ थी, लेकिन अब उसकी 3 बहनें निकलकर सामने आई हैं। तीसरी थ्योरी तो यहाँ तक कहती है कि सरस्वती मनोज को मामा कहकर बुलाती थी। आरोपी का कहना है कि सरस्वती उसकी बेटी की तरह है। प्यार के नाम पर छलावे का ये खेल यूपी के प्रयागराज से भी सामने आता दिख रहा है, जहाँ राज केसर का एक सपना था। सपना ये कि जो मकान उसका प्रेमी बना रहा है वहाँ वो अपना घर बसाएगी। वो पूरा घर संभाल रही थी, अपनी 3 बहनों की शादी कर चुकी थी, अब उसकी बारी थी।
लेकिन 24 मई को वो अचानक गायब हो जाती है। शक के घेरे में आता है उसका प्रेमी आशीष। तहकीकात शुरू होती है, पुलिस उसे गिरफ्त में ले लेती है। कहते थे कि हम शादी करेंगे, हमेशा इनके पूरा परिवार जानता था। तब पता चलता है कि जिस घर में राज केसर अपनी पूरी जिंदगी गुजारना चाहती थी, उसी में आशीष ने उसकी कब्र खोद दी। आरोप है कि राज केसर की हत्या के बाद उसके शव को मकान के सेप्टिक टैंक में फेंक दिया। पूछताछ की गई, बॉडी जो है वो रिकवर कराई गई। हैरानी की बात यह है कि राज केसर को मारने के महज 4 दिन के अंदर आशीष ने शादी भी कर ली। पड़ताल में पता चला है कि राज केसर आशीष पर शादी का दबाव बना रही थी, इसी वजह से उसे मौत के घाट उतार दिया गया। लेकिन ऐसी वारदात सवाल खड़े करती है, प्यार पर बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ रहे हैं और अब जब आंकड़े आपके सामने रखेंगे तो आप और घबरा जाएंगे, क्योंकि दुनिया में 87,000 ऐसी महिलाएं हैं जो इसी तरह के अपराध का शिकार हुई हैं, यानी उनके पार्टनर ने उन्हें मौत के घाट उतारा है। एशिया का आंकड़ा अगर आपके सामने रखें, 17,800 महिलाएं इस तरह के अपराध का शिकार हुई हैं। अफ्रीका की बात करें तो 17,200, अमेरिका की बात करें तो 7,500 महिलाएं घरेलू हिंसा और इस तरह के मर्डर का शिकार हुई हैं। यूरोप की बात करें तो 2500। यूएन रिपोर्ट के हिसाब से हम ये दावा कर रहे हैं कैसे इंटीमेट पार्टनर या फैमिली ने ही मौत के घाट महिलाओं को उतारा है, और ये बता रहा है कि कैसे विश्वास का, प्यार का, हर चीज का कत्ल हो रहा है, सिर्फ व्यक्ति का ही नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली खबर का अब हम रुख करते हैं। बात करेंगे ब्लैकमेलिंग के उस खेल की जिसके जरिए डरा के, धमका के, हर तरह से झांसे में लेने की कोशिश की जाती है, फंसाने की कोशिश की जाती है और उसके बाद उन्हें गलत रास्ते पर ले जाया जाता है। ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि धर्मांतरण का खुलासा तो हो गया है। कैसे एक एक व्यक्ति से संपर्क किया जाता है, सोशल मीडिया के जरिए उसे समझाया जाता है और उसके बाद उसे गलत रास्ते पर चलने के लिए मोटिवेट किया जाता है। लेकिन ये कैसे काम कर रहा है? क्या ये अपने आप हो रहा है? जी नहीं, बल्कि 2 ऐसे सिंडिकेट्स हैं जो इसके लिए बाकायदा एक्टिव हैं। एक सिंडिकेट का काम है खोजना, उन लोगों को, टारगेट को खोजना, और दूसरे सिंडिकेट का काम है कि उन्हें अपने रास्ते पर ले आना, अपने संपर्क में ले आना। कैसे ये पूरा खेल भारत में खेला जा रहा है, जरा इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। देश में आंधी चल रही है, आंधी बरगलाने की, आंधी मासूमों को रिझाने की, आंधी बेकसूरों को ब्लैकमेलिंग की, और इसके पीछे एक बड़ा सिंडिकेट काम कर रहा है। वो सिंडिकेट जिसका काम है भारत के नौजवानों को अपने रास्ते से भटकाकर उनका धर्म बदलवाना। बहुत बड़ा मकसद है देश विरोधी ताकतों का। अंदर की खबर में आज आपको बताएंगे कि आखिर ये सिंडिकेट काम कैसे करता है, कौन लोग हैं जो इनके निशाने पर रहते हैं। हमारी इन्वेस्टिगेटिव टीम पड़ताल पर निकली। हमने देश में घूम घूम कर हर बारीकी को जानने समझने की कोशिश की। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चला कि सिंडिकेट को 2 हिस्सों में बांटा गया है। पहले का काम है उन लोगों को टारगेट पर लेना जिन्हें भटकाना आसान है, जिनका धर्मांतरण कराना उतना मुश्किल नहीं। दूसरा सिंडिकेट है मजहब के ठेकेदारों का। वो ठेकेदार जो खुद को इस्लाम के रक्षक बताते हैं। बहुत बड़े पैमाने पर भारत के खिलाफ सीमा पार से साजिश रची जा रही है। नाबालिगों को टारगेट किया जा रहा है और अब इसका साधन बना है ऑनलाइन गेमिंग। गाजियाबाद में जिस तरह से नाबालिगों का धर्म परिवर्तन कराया गया, उसने पूरे देश की आंखें खोल कर रख दी। उस गहरी नींद से जगाया जिससे बाहर नहीं आते तो देश का भविष्य अंधकार में था। अब पुलिस को तलाश उस डिवाइस की है जिसमें फरारी काट रहा बद्दो उर्फ शहनवाज सारा डेटा रखता था। इस डिवाइस में उसके काले कारनामों का कच्चा चिट्ठा है। सूत्रों के मुताबिक बद्दो ने अपनी हर अगली चाल को चलने से पहले पूरा डेटा सेक्शन बनाया है। इस डिवाइस में पूरा रिकॉर्ड है कि कितने नाबालिगों से बातचीत हुई, कितने नाबालिग उसकी बातचीत से प्रभावित होकर इस्लाम की तरफ झुकते चले गए। सूत्रों के मुताबिक पुलिस को अंदेशा है कि जिस गेमिंग ऐप फोर्टनाइट का इस्तेमाल शहनवाज कर रहा था, उसका सर्वर दुबई में है। इस सर्वर के जरिए मिडिल ईस्ट के कई बच्चों को जोड़े जाने पर तहकीकात जारी है। ये सब कुछ सिर्फ ऑनलाइन ही नहीं चल रहा है, बल्कि लड़कियों को प्यार के माया जाल में पहचान बदल कर फंसाया जाता है। यही हुआ नेशनल बेसबॉल प्लेयर संजना के साथ।
जिसके माता पिता जब घर लौटे तो उसका शव फंदे से लटका मिला। कूलर को हटाकर अंदर परिजन गए और जो संजना है उसकी बॉडी को पंखे पर जिस तरह से उसने फंदा लगा के लटकी थी वहां से उतारा। संजना के परिवार के मुताबिक आरोपी उसे ब्लैकमेल करता था, उसे धमकाता था, फोटो वीडियो वायरल करने की धमकी देता था। उसने संजना के कुछ दस्तावेज अपने कब्जे में ले लिए थे। आरोप है कि वो संजना पर इस्लाम कबूल करने का दबाव बना रहा था। संजना मेरे से शादी करे, उसकी सब चीज सुरक्षित है और वो जब मेरे साथ शादी कर ले तो भी सब चीज तो ओके मैं दे दूंगा और मेरा धर्म अपना ले, मुस्लिम धर्म। आपके बेटी को समझा लो कि मेरे से शादी कर लें और हमारे इस्लाम धर्म कबूल कर लें। इतनी बोल कर उन्होंने फोन काट दिए। शायद यही वजह है कि संजना फिल्म द केरला स्टोरी देखना चाहती थी, समझना चाहती थी कि धर्मांतरण के लिए कैसे ढकेला जाता है। वो चर्चा कर रही थी कि आंटी मुझे केरला स्टोरी देखना है और मुझे इस चीज को समझना और मुझे देखना। बड़ा नेक्सस है जो देश को बर्बाद करने में जुटा है। भारत के नौजवानों को बरगलाकर देश के ही खिलाफ खड़ा करने की साजिश है। जरूरत है सतर्क रहने की। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। जिस तरह की खबरें सामने आ रही है, सतर्क रहने के साथ क्या कानून की भी जरूरत है। भारत में कहां-कहां इसको लेकर कानून बना है, जरा आपको जल्दी से बता देते हैं। हिमाचल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और गुजरात वो प्रदेश है जहां पर धर्मांतरण के खिलाफ सख्त कानून है। पड़ोसी देशों की भी बात कर लेते हैं, वहां पर कितना सख्त कानून है और कितनी सजा, जरा ये भी हम आपको बता देते हैं ग्राफिक्स के जरिए। देखिए, सबसे पहले बात नेपाल की करते हैं जहां 6 साल की कैद धर्मांतरण पर सजा का प्रावधान है। इसके अलावा अगली बात करेंगे म्यांमार की, जहां पर आपको बता दें 2 साल की सजा का प्रावधान। धर्मांतरण अगर आप किसी को उसके धर्म से हटाते हैं तो 2 साल की सजा हो सकती है। श्रीलंका की बात करें तो 7 साल की सजा का प्रावधान श्रीलंका में रखा गया। और पाकिस्तान की बात करें, सबसे बड़ी सजा यहां पर है उम्र कैद की सजा। इस तरह के प्रावधान बनाए गए पड़ोसी देशों में। और क्या अब जरूरत आ गई अपने देश में भी इस कानून की, एक पूरे देश में लागू होने की, यह सवाल बना हुआ है। अब बात लॉरेंस बिश्नोई की करते हैं। जी हाँ, वही गैंगस्टर जो आए दिन चर्चा में बना रहता है। अब एक नई खबर सामने आई है जो हम आपको बताने जा रहे हैं। लॉरेंस भर्ती सेंटर। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे कि लॉरेंस बिश्नोई तो मंडोरी जेल में बंद है, जेल में रहते हुए वो कैसे ये भर्ती सेंटर चला सकता है। इसको लेकर अब बड़ा खुलासा हम अंदर की खबर में करने जा रहे हैं। जेल के अंदर रहते हुए पूरा सिंडिकेट मैनेज करना, कैसे दिल्ली पर कब्जा करना है, इसका प्लान बनाना, ये सब कुछ कर रहा है लॉरेंस बिश्नोई। और ये हायरिंग हो कैसे रही है, कैसे ये वैकेंसी निकल रही है, कैसे लोग लॉरेंस बिश्नोई गैंग के पार्ट बनते जा रहे हैं और ये गैंग बड़ा होता जा रहा है दिन पर दिन। अब आपको अंदर की खबर की इस रिपोर्ट के जरिए समझाते हैं। गैंगस्टर का रिक्रूटमेंट सेल। अमेरिका से अपॉइंटमेंट, इंडिया में क्राइम। कनाडा से लेकर अमेरिका तक, पुर्तगाल से लेकर दुबई तक फैला है गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का गैंग। हर देश में उसके लड़ाके हैं जो एक इशारे पर दुश्मन का काम तमाम कर देते हैं। सवाल ये है कि आखिर लॉरेंस की गैंग में गुर्गे जुड़ते कैसे हैं? सरगना के जेल में होने के बावजूद कैसे गैंग बढ़ता जा रहा है? अंदर की खबर में हमारी इन्वेस्टिगेटिव टीम ने इसकी पड़ताल की, पता लगाने की कोशिश की कि कैसे लॉरेंस का रिक्रूटमेंट सेल काम करता है, ऑपरेट करता है। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने अपनी गैंग को बढ़ाने के लिए बेहद ही खास रिक्रूटमेंट सेल बनाया हुआ है। क्राइम ब्रांच टॉप सोर्स की माने तो बताया जा रहा है कि इसी अकाउंट के जरिए वो गुर्गों को रिक्रूट करता है और उनकी पोजीशन, उनके टारगेट के बारे में जानकारी देता है। सोशल मीडिया के इस पूरे अकाउंट को कनाडा और अमेरिका से ऑपरेट किया जा रहा है। लॉरेंस का रिक्रूटमेंट सेल इंस्टाग्राम पर ऑपरेट करता है। इसके लिए उसके भाई अनमोल बिश्नोई ने बाकायदा आईडी बनाई हुई है। पहले इस आईडी की जानकारी आपको दे देते हैं, फिर आपको गुर्गों की नियुक्ति का तरीका बताएंगे। इंस्टाग्राम पर अनमोल बिश्नोई 29 नाम से ये आईडी है।
अनमोल बिश्नोई के कुल 394 फॉलोअर्स हैं। इस आईडी पर लिखा है लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लिए यह आईडी किसी कंपनी के एचआर हेड के ईमेल की तरह काम करती है। वो कैसे, इसकी भी हमारी टीम ने तहकीकात की। पता चला कि जिस किसी को भी लॉरेंस बिश्नोई गिरोह से जुड़ना होता है, शूटर बनना होता है, वो इसी आईडी पर अपना प्रोफाइल भेजता है। जैसे ही शूटर की प्रोफाइल लॉरेंस के भाई अनमोल बिश्नोई तक पहुंचती है, रिक्रूटमेंट का काम शुरू हो जाता है। सबसे पहले प्रोफाइल भेजने वाले की पड़ताल की जाती है, उसके अपराध का हिसाब किताब जांचा जाता है, गुर्गे उसके इलाके से फीडबैक जुटाते हैं, विश्वसनीयता और दिलेरी की जांच होती है। जो भी प्रोफाइल गैंग के पैमाने पर खरा उतरती है, उसे गिरोह में एंट्री मिल जाती है और फिर शुरू होता है उसे शूटर बनाने का काम। तो समझा आपने कैसे भर्ती होती है। और अब आपको बता देते कि जेल में रहते हुए 4 साल के अंदर कैसे 2 करोड़ के हथियार उत्तर प्रदेश के खुर्जा से इसी लॉरेंस बिश्नोई ने खरीदे। 2019 में 25 लाख में 5 पिस्टल्स मंगाई। आगे बढ़ते हैं, आपको अगली जानकारी दें। 2019 में 2 जिगाना पिस्टल्स मंगाई और समझिए इन्हीं जिगाना पिस्टल्स का इस्तेमाल हो रहा है। 2020 में 10 विदेशी पिस्टल खरीदी गई और ये आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। क्यों हम ऐसा करें, 2021 में देखिए 8 लाख में एक AK-47 मंगाई गई और आपको याद होगा सिद्धू मूसेवाला का इसी से कत्ल हुआ था। 100 राउंड गोलियां खरीदी गई और लगातार ये जो खरीदारी है उत्तर प्रदेश से होती रही, जेल में रहते हुए होती रही, रिक्रूटमेंट होता रहा। यही वजह कि नेक्सस बढ़ता जा रहा है इस गैंग का। अब चलिए अंदर की खबर में। अब वक्त हो गया है आपको आज की पॉजिटिव तस्वीर दिखाने का। भारतीय नेवी किस तरह से मजबूत हो रही है। हम समझते हैं कि भारत फ्यूचरिस्टिक अप्रोच के साथ चलता है, कुछ ऐसी ही तस्वीर आपको अब दिखाने जा रहे हैं, क्योंकि भारत जानता है कि अगर युद्ध लड़ना है तो कौशल होना चाहिए और उसकी तैयारी होती नजर आ रही है। क्योंकि देखिए INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत समेत 35 से ज्यादा फाइटर जेट के साथ मेगा ऑपरेशन की तो मेगा ऑपरेशन किया गया है। कई युद्धपोत, पनडुब्बी और 35 से ज्यादा लड़ाकू विमानों के साथ बड़ा युद्धाभ्यास। उन देशों को जो हमारी तरफ आंखें तरेरते हैं उनको ये सीधा संदेश। इसी के साथ अंदर की खबर में आज के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे किसी डिटेल इनसाइड स्टोरी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।